जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आज हम इस पुस्तक में ये जानेंगे कि शांति कुंज के कल्प साधना सत्र में कौन से गतिविधियां होती हैं और अपने विचारों को आप सकारात्मक दिशा में किस तरह से ले जा सकते हैं, अपनी मनःस्थिति को कैसे बदल सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आप कैसे अपने आप को संभाले रह सकते हैं। शांति कुंज के कल्प साधना सत्र, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मनःस्थिति ही भली बुरी परिस्थितियों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होती है। जो जैसा सोचता है वह वैसा बनता है। जो जैसा है उसे ठीक वैसे ही सहयोगी और अवसर मिलने लगते हैं। इसलिए जिन्हें प्रतिकूलताओं को परिवर्तित करना हो, उन्हें वह कार्य अपने दृष्टिकोण, रुझान, स्वभाव, कार्यक्रम बदलने से आरंभ करना चाहिए। मुरझाए पेड़ को हरा भरा बनाने के लिए उसकी जड़ सींचनी चाहिए। अंतराल में व्यक्तित्व की जड़ है, उसे संभाला सुधारा जा सके तो समझना चाहिए कि समस्याओं और विपत्तियों का चिरस्थायी समाधान हस्तगत हो गया। शांति कुंज में चलने वाले कल्प साधना सत्रों की कार्य पद्धति, तप साधना एवं विधि व्यवस्था ऐसी है जिसमें 1 महीने तक कसे रहने के उपरांत व्यक्ति के दृष्टिकोण, स्वभाव में आशातीत परिवर्तन होता है। कायाकल्प प्रायः बुढ़ापे का जवानी में बदल जाने को कहते हैं। प्रकृति क्रम विपरीत होने के कारण वह चक्र उल्टा तो नहीं जा सकता, किंतु उच्च स्तरीय आत्मिक दबाव पड़ने पर मनुष्य की मनःस्थिति में उत्कृष्टता के पक्षधर परिवर्तन हो सकते हैं। मनःस्थिति बदलने पर परिस्थिति बदल जाने की बात सर्वविदित है। अभ्यस्त अवांछनीय ढर्रा बदला जाना सरल सुगम नहीं है। विचार बदले जा सकते हैं, पर स्वभाव दृष्टिकोण में आदर्शवादी उफान लाने के लिए अधिक तापमान और प्रभावी वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। उसे जुटाने का इन 1 मास के कल्प साधना सत्रों में दूरदर्शी प्रयास किया गया है। अनुभव ने, प्रयोग परीक्षणों ने इसे अनेक कसौटियों पर सही सिद्ध किया है। शांति कुंज का स्थान चयन पुरातन काल के दिव्य वातावरण की वरिष्ठता का ध्यान रखते हुए किया गया है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि होने के अतिरिक्त विगत 11 वर्षों से यहाँ अखंड अग्नि, अखंड दीप, नित्य 24 लाख गायत्री जप, नित्य 24,000 आहुतियों का अग्निहोत्र इस भूमि पर होता है। प्रायः 1000 ब्रह्म कर्म परायण वानप्रस्थ परिव्राजक प्रज्ञापुत्रों का ब्रह्म भोज होता है। ध्यान धारणा, योग, तप की शिक्षा साधना जारी रहती है। फलतः वातावरण पर ऐसा आवेश छाया रहता है जिसके कारण साधक यहाँ 1 महीना रहकर भी उतना लाभ उठा लेते हैं जितना कि घर के अनगढ़ वातावरण में 1 वर्ष में भी संभव नहीं। कल्प साधकों में से प्रत्येक के अंतरंग बहिरंग का पर्यवेक्षण होता है और तदनुरूप हर किसी को उसकी स्थिति के अनुरूप साधनाएं बताने कराने की विधि निर्धारित होती है। शरीर की जांच पड़ताल पैथोलॉजी क्रम से मानसिक धरातल की मनोविश्लेषण के आधार पर होती है। इसके लिए बहुमूल्य यंत्र उपकरणों से मूर्धन्य शरीर शास्त्रियों के तत्वावधान में आवश्यक निरीक्षण परीक्षण का प्रबंध किया गया है। अंतराल की गहरी जांच पड़ताल आश्रम के सूत्र संचालक स्वयं करते हैं। भूतकाल की वे घटनाएं सुनते हैं जिनसे उत्पन्न हुई कुंठाओं ने कुसंस्कारी जीवन यापन करने और अनेक विपत्तियों, विपन्नताओं से घिर जाने के लिए बाधित किया है। उनका परिशोधन प्रायश्चित विधि से ही संभव है। इसे बताने कराने का उत्तरदायित्व कल्प व्यवस्था के सूत्र संचालक स्वयं संभालते हैं। शरीर शोधन के लिए आहार कल्प और बूटी कल्प की विधि अपनाई जाती है। आहार कल्प में उबले अन्न, अमृताशन का विधान है। दाल, चावल, दलिया जैसे आहार को
अमृतासन कहते हैं। शांति कुंज में इसे भाप यंत्रों से निर्धारित पात्रों में गंगा जल मिश्रित करके पकाया और अभिमंत्रित करके साधकों को दिया जाता है। देखा गया है कि इस औषधि आहार से कितनों की रुग्ण दुर्बल शारीरिक स्थिति में चमत्कारी सुधार परिवर्तन होता है। यह 10 बजे और 4 बजे 2 बार उपलब्ध होता है। जड़ी बूटी कल्प के 2 विधान हैं। एक प्रातः 5 बजे प्रज्ञापेय औषधियों से बनी अधिक गुणकारी और अधिक स्वादिष्ट चाय। दूसरा, हर व्यक्ति की उसकी शारीरिक मानसिक स्थिति के अनुसार एक विशेष बूटी का निर्धारण किया जाता है। उसका कल्क बनाकर एक छोटी कटोरी में प्रज्ञा पेय के अतिरिक्त दिया जाता है। दोनों को मिलाने पर एक अच्छा खासा चिकित्सा उपचार बन जाता है। यह स्थूल शरीर के काय संशोधन का विधान है। सूक्ष्म शरीर के शोधन के लिए इस अवधि में गायत्री के 3 लघु अनुष्ठान करने होते हैं। सविता के ध्यान धारणा का अभ्यास इसी के साथ जुड़ा रहता है। स्वाध्याय का आधा घंटा तथा सत्संग के 1.5 घंटे की नियमित विधि व्यवस्था मनः संस्थान में आवश्यक सुधार परिष्कार उत्पन्न करने के लिए है। कारण शरीर अंतःकरण की साधनाएं 3 योगों और 3 मुद्रा बंधों के रूप में हर किसी को संपन्न करनी होती हैं। पहला, आज्ञा चक्र की दिव्य दृष्टि जगाने वाला त्राटक साधना बिंदु योग। दूसरा, दिव्य श्रवण की अतीन्द्रिय क्षमता उभारने वाला नाद योग। तीसरा, दर्पण के माध्यम से आत्मबोध का अभ्यास लय योग। ये 3 योग साधना ऐसे हैं जो अनिवार्य रूप से हर कल्प साधक को ब्रह्म मुहूर्त में करनी होती हैं। कारण शरीर के परिशोधन में 3 प्राणायाम, 3 बंध और 3 मुद्राओं का भी 3 योगों की तरह समन्वय है। जिन 3 प्राणायामों को प्रमुखता दी गई है वे हैं, पहला प्राणाकर्षण प्राणायाम, दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम और तीसरा सूर्य बेधन प्राणायाम। इसी प्रकार 3 बंध हैं, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध। 3 मुद्राएं हैं, खेचरी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, शक्ति चालनी मुद्रा। ये 9 साधनाएं 9 सिद्धियों की निमित्त कारण मानी गई हैं। कल्प साधना की अवधि में हर साधक को इनमें से एक प्राणायाम, एक बंध और एक ही मुद्रा बताई कराई जाती है। किसे क्या करना है इसका निर्धारण उसके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का बहुमुखी परीक्षण पर्यवेक्षण आरंभिक 3 दिनों में ही करने के उपरांत निर्धारित कर दिया जाता है और फिर वही उपक्रम पूरे 1 माह चलता रहता है। प्रातः 3 बजे उठना, नित्य कर्म से निवृत्त होकर 5 बजे प्रज्ञापेय बूटी कल्क लेना, तदुपरांत जप ध्यान आदि की साधनाओं में लग जाना, साथ ही अग्निहोत्र में भी सम्मिलित होना। 8:30 से 10 तक प्रज्ञा प्रवचन सत्संग, 10 बजे भोजन, 12 तक विश्राम। यह है साधना का पूर्वार्ध, जिसे विशुद्ध तपश्चर्या एवं योग साधना कहा जा सकता है। मध्याह्न 12 बजे के उपरांत रात्रि को सोते समय का समय, बीच बीच में थोड़े थोड़े अवकाश के उपरांत लोक सेवा साधना के प्रशिक्षण में लगता है। कुछ दिन पहले युग शिल्पी सत्र पृथक थे, अब उनकी उपयोगिता आवश्यकता देखते हुए कल्प साधना सत्र के साथ अविच्छिन्न रूप से सम्मिलित कर दिया गया है। वैसे साधना और योग का अन्योन्याश्रय संबंध है। एक को प्राण, दूसरे को शरीर कहना चाहिए। दोनों परस्पर पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की समग्रता बनती ही नहीं। प्राचीन काल की साधु ब्राह्मण वानप्रस्थ परिव्राजक परंपरा की तरह आत्म साधना और लोक मंगल की साधना को अविच्छिन्न रखा गया है। इस निर्धारण की उपेक्षा करके इन दिनों लोग पूजा पाठ को ही सब कुछ मान बैठे हैं। फलतः कर्म योग के अभाव में भक्ति योग पक्षाघात पीड़ित की तरह अपंग बना रहता है। प्रतिपादित प्रतिफल ऐसे लोगों के हाथ कभी लगता ही नहीं। कल्प साधना में दोनों का समग्र समन्वय किया गया है। लोक सेवा में लोकमानस का परिष्कार और सत प्रवृत्ति संवर्धन की प्रमुखता है।
चेतना क्षेत्र का परिष्कार ही व्यक्ति को सुखी, समुन्नत, समृद्ध, सफल एवं सुसंस्कृत बनाता है। इसलिए समय की आवश्यकता देखते हुए इन दिनों तो इसी पक्ष पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। प्रज्ञा अभियान को इन दिनों आपत्तिकालीन युगधर्म की तरह प्रत्येक जागृत आत्मा के लिए आवश्यक अपरिहार्य माना गया है। कल्प साधकों को प्रज्ञापुत्र युग शिल्पी की भूमिका भी न्यूनाधिक मात्रा में निभानी ही होगी। इसलिए उस प्रयोजन के लिए नितांत आवश्यक प्रसंगों में से प्रायः प्रत्येक को इसी सत्र अवधि में सिखाने, अभ्यास कराने की विधि अपनाई गई है। युग शिल्पी प्रशिक्षण के प्रमुख पाठ्यक्रम यह हैं। पहला, लोक सेवा के उपयुक्त अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार का ऐसा निर्धारण जिससे व्यक्तित्व निखरे, दूसरों में श्रद्धा उपजे और प्रभाव पड़े। दूसरा, धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, वह विद्या जिसका आश्रय लेकर जनसाधारण के चिंतन और चरित्र में आदर्शवादिता का उच्च स्तरीय समन्वय संभव हो सके। धर्मतंत्र को दुर्गति से उबार कर उसे राजतंत्र के समतुल्य ही सशक्त बनाने के लिए भागीरथी प्रयत्नों का स्वरूप और कार्यक्रम और प्रयास। तीसरा, भाव उमंगों के सहारे जनमानस को लहराने वाले सुगम संगीत का अभ्यास। ढपली, मजीरा, घुंघरू, खड़ताल, चिमटा, एकतारा जैसे एकाकी बजाए जा सकने वाले वाद्य यंत्रों का स्ट्रीट सिंगर स्तर का काम चलाऊ अभ्यास। चौथा, भाषण और संभाषण की कुशलता। स्लाइड प्रोजेक्टर द्वारा चित्र प्रदर्शनी, प्रज्ञा पुराण, गीता, गायत्री की टिप्पणियां साथ साथ और जोड़ते चलने से यह अभ्यास अति सरलतापूर्वक संपन्न होता है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रखर शैली का अभ्यास। पांचवा, इन दिनों जिन्हें महान और व्यापक बनाया जाना है, उनमें प्रज्ञा पुरस्चरण को व्यापक बनाने की पद्धति को प्रमुखता दी जा रही है। तुलसी आरोपण से वायुमंडल और सामूहिक अनुभव से वातावरण शोधन की इस प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए और सफल बनाया जाए, इसकी रूपरेखा। छठवां, स्वाध्याय मंडलों का गठन बिना इमारत के किंतु हर दृष्टि से सशक्त प्रज्ञा संस्थानों के रूप में किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के बीजारोपण से लेकर कल्प वृक्ष, बोधि वृक्ष के रूप में विकसित करने की उतार चढ़ावों से जूझने की विधि व्यवस्था। सातवां, सृजनात्मक और सुधारात्मक कार्यक्रमों में से कुछ को तत्काल हाथ में लिया जाना है, जैसे शिक्षा संवर्धन, स्कूली छात्रों को बिना मूल्य ट्यूशन पढ़ाने और उनमें सुसंस्कारिता आरोपण के लिए बाल संस्कार पाठशालाओं का व्यापक प्रावधान, नर नारियों को प्रौढ़ शिक्षा, व्यायामशाला, खेल कूद, फर्स्ट एड, स्वास्थ्य संवर्धन की अभिष्ट जानकारी, हरितिमा संवर्धन, वृक्षारोपण, जड़ी बूटी उत्पादन, घरेलू शाक वाटिकाएं, तुलसी आरोपण तथा उसकी वनस्पति मंदिरों के रूप में परिणति। इस आधार पर हर घर में आस्तिकता का वातावरण, दहेज और धूमधाम के विवाहों के विरुद्ध प्रचंड असहयोग आंदोलन, खर्चीली शादियां हमें दरिद्र और बेईमान बनाती हैं, यह तथ्य हृदयंगम कराने का सशक्त प्रयास। यह 4 कार्य तत्काल हल के लिए हैं। कल्प साधना सत्रों में मध्याह्नोपरांत इन 7 प्रसंगों में व्यस्त शिक्षण और अभ्यास कराया जाता रहेगा। इस प्रक्रिया में आरंभ में मनोरंजन, परिभ्रमण आदि की गुंजाइश नहीं रहती। इसलिए इन उद्देश्यों के लिए साथ चल पड़ने वाले बच्चों, बूढ़ों को साथ लेकर चलने की सख्त मनाही है। इस जंजाल को जो भी गले बांध कर चलेंगे, वे निर्धारित साधना क्रम का लाभ एवं आनंद पूरी तरह गंवा देंगे। उपरोक्त प्रशिक्षण 1 बजे से प्रारंभ हो जाता है। 4 बजे नित्य कर्म, भोजन तथा गंगा तट पर टहलने जाने के लिए गंगा जल भरकर लाने की छूट मिलती है। रात्रि को 7 से 9 बजे तक फिर कक्षाएं चलती हैं। संगीत, प्रवचन, प्रज्ञा पुराण आदि का निर्धारण रहता है।
रात्रि 9 से 3:30 तक 6 घंटे और मध्याह्न 1 घंटा। इस प्रकार कुल मिलाकर 8 घंटे के विश्राम में ही काम चलाना पड़ता है। आलसी, प्रमादी, चटोरे, मनमौजी लोग इस व्यस्तता से घबराकर भागने न लगें। इसलिए उनमें से जो अधकचरे होते हैं उन्हें 1 महीने की अपेक्षा 10 दिन में ही संक्षिप्त कल्प प्रशिक्षण प्राप्त करके विदा हो जाने का परामर्श दिया जाता है। कल्प साधना सत्र की सामान्य अवधि 1 महीना है। फिर भी कुछ लोग व्यस्तता के कारण इतना समय ठहरने की स्थिति में नहीं होते। इनके लिए 10 दिन के संक्षिप्त कल्प साधना प्रशिक्षण में सम्मिलित रहने की व्यवस्था की गई है। इस थोड़ी अवधि में पूर्ण अभ्यास तो नहीं हो सकता, पर आवश्यक जानकारी सभी प्रसंगों की हो जाती है। उपलब्ध मार्गदर्शन प्रशिक्षण का अभ्यास ऐसे लोग अपने घरों पर कर सकते हैं। न कुछ से कुछ अच्छा की नीति अपनाकर अति व्यस्त लोगों को निराश न रखने की दृष्टि से इन 10 दिवसीय संक्षिप्त कल्प साधना सत्रों का भी अतिरिक्त प्रबंध किया गया है और वह साथ साथ चलता रहता है। 1 महीने के सत्र हर महीने में 1 तारीख से 29 तक चलते हैं। 10 दिवसीय सत्र भी 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 के चलते हैं। सत्र आरंभ होने से 1 दिन पूर्व शांति कुंज पहुंचने के लिए कहा गया है। इन सत्रों में साधना के उपयुक्त शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ लोग ही सम्मिलित किए जाते हैं। इसी बहाने इलाज कराने के लिए अड्डा जमाने की चतुरता करने वालों को तत्काल वापस लौटा दिया जाता है। स्मरण रहे, शांति कुंज अस्पताल नहीं, विशुद्ध तपश्चर्या, योग साधना और व्यस्त प्रशिक्षण के निमित्त बनाया गया संस्थान है। उसमें दुर्बलों, रुग्णों और अर्ध विक्षिप्तों की ठूस ठास करने से सारा आधार ही गड़बड़ा जाता है। अस्तु, बच्चों बूढ़ों को समेट लाने की तरह इलाज कराने आने वालों को भी न आने की बात गांठ बांध लेनी चाहिए। सत्रों में स्थान सुरक्षित कराने के उपरांत ही आया जाता है, चाहे जब आ धमकने और सम्मिलित होने का आग्रह करने की भी मनाही है। पहला, अपना नाम पता। दूसरा, महीने या 10 दिन के सत्र का स्पष्टीकरण तथा कब से कब तक का समय। तीसरा, आयु। चौथा, शिक्षा। पांचवा, व्यवसाय। छठवां, जन्मजाति। सातवां, प्रज्ञा साहित्य के परिचित होने का विवरण। आठवां, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य सही होने का आश्वासन। नौवां, कठोर अनुशासन की अवज्ञा न करने का वचन लिख भेजना। यह सभी विवरण हाथ से लिखकर भेजने को ही आवेदन पत्र मान लिया जाता है। मार्ग व्यय तथा भोजन की व्यवस्था बनाकर ही चलना चाहिए। सभी लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, पजामा नहीं चलता। महीने वाले सत्रों के साधकों के कुर्ता धोती पीले रंग के दिए जाते हैं।